रूस के बाशिंदे खौफ के मारे थर-थर कांप रहे थे। मशरिक की समत से गाड़ सवारों का एक बड़ा लश्कर तेजी से रूस की तरफ बढ़ रहा था। रूसी फौज ने उनका सामना करते हुए बारी तरह शिकस्त खाई। जितने भी गांव, कस्बे और शहर इस लश्कर की जद में आए, वो सब के सब तबाह हो गए। आखिरकार रूस का सिर्फ एक ही सूबा इस लश्कर के शिकंजे में आने से बच गया, और ये नोगोरोड का सूबा था। वहां के एक खौफजदा मौरुख ने लिखा, रूस पर ऐसे कबायली हमला अवरोहे का सैलाब टूट पड़ा है जिनके बारे में हमें ना तो मालूम है कि वो कौन है और ना ही कि वो कौन सी जबान बोलते हैं। रूस पर हमला करने वाले ये गाड़ सवार दरअसल मंगोल थे। उनका आबाई इलाका वस्ता और शुमाल मशरकी एशिया में वाक़े वो मैदानी इलाका है जो आज तक मंगोलिया कहलाता। 13वीं सदी के शुरू में मंगोलों ने एशिया से यूरोप तक एक वसी इलाके पर कब्जा जमा लिया। महज 25 साल के अंदर अंदर उनके काबू में इतना बड़ा इलाका आया जितना कि रूमी सल्तनत 400 साल में मगलूब नहीं कर पाई। जब मंगोल सल्तनत अपने उरूज पर थी तो उसने कोरिया से हंगरी तक और साइबेरिया से इंडिया तक राज करा। इंसानी तारीख में किसी और सल्तनत ने इस पैमाने की हुक्मरानी नहीं की। मंगोल सल्तनत के बारे में सीख कर न सिर्फ एशिया और यूरोप की तारीख के बारे में हमारा इल्म बढ़ता है, बल्कि खुदा के कलाम में पाई जाने वाली कई सच्चाइयों की तस्दीक भी होती है। मसलन ये कि हुक्मरानों की शान शौकत महज थोड़े ही अरसे के लिए होती है। इसके अलावा पाक सहाइफ में सल्तनतों को अक्सर जंगली हैवानों से तशबीह दी गई है, क्योंकि वो जानवरों की तरह दूसरी कौमों पर हमलावर होती है। मंगोल कौन थे? मंगोल कौम ऐसे खानाबदोश कबीलों पर मुश्तमिल थी जो माहिर गाड़ सवार थे और जो मवेशी पालने के अलावा शिकार और तिजारत करने से भी अपना गुजर बिसर करते थे। इस जमाने में ज्यादातर कौमों में सिर्फ फौजी ही जंगबाज सीखते थे, जबकि मंगोलों का तकरीबन हर मर्द जिसके पास घोड़ा होता एक जोरावर जंगजू और माहिर तीरंदाज था। हर कबीले का अपना अपना सरदार होता था जिसे खान का लक़ब दिया जाता था। कबायली हर सूरत में अपने सरदार के वफादार रहते। मंगोल कबीले 20 साल तक एक दूसरे से लड़ते रहे। आखिरकार तकरीबन 27 मंगोल कबीले तमुजन नामी एक खान की सरबराही के तहत मुत्तहिद हो गए। बाद में तारुकी मुसलमान भी इस इत्तेहाद में शामिल हो गए। इन तारुकी कबीलों को तातार कहा जाता था, इसलिए जब मंगोल और तातार लश्करों ने यूरोप का रुख करा तो वहां उन्हें मजमूई तौर पर तारतार कहा जाने लगा। मंगोलों ने तमुजन को चिंगिस खान का लक़ब दिया। इस लक़ब का मतलब ताकतवर हुक्मरान या आलमर हुक्मरान है। इसके अलावा इस अज़म खान का लक़ब भी दिया गया। चंगेज खान के लश्कर ऐसे तीरंदाजों पर मुश्तमिल थे जो घोड़ों पर सवार होकर तीर चलाने में माहिर थे, इसलिए वो इतनी तेजी से हमला कर सकते थे कि दुश्मन उनका मुकाबला नहीं कर पाते। अक्सर मुख्तलिफ लश्कर एक ही वक्त में मुख्तलिफ इलाकों पर हमलावर होते। इस तरह मानजिंग हजारों मील तक फैला होता। चंगेज खान के जमाने में रहने वाले फारसी मौरुख जोज़जानी ने इसके बारे में लिखा कि वो बड़ी तवानाई, इम्तियाज, जहानत और समझदारी का मालिक था, लेकिन उसके साथ साथ जोज़जानी ने इसे अक्सा का लक़ब भी दिया। एशिया में चंगेज खान की फतूहात। शुमाली चीन का इलाका मानचो नामी एक कौम के कब्जे में था। इन्होंने अपनी सल्तनत को कन यानी सुनहर सल्तनत का नाम दिया। मानचो के इलाके तक पहुंचने के लिए चंगेज खान के लश्करों को सहराए गोबी को पार करना पड़ा, लेकिन अलबत्ता चीन और मानचूरिया पर फतह हासिल करने में चंगेज खान को तकरीबन 20 साल लगे। जब आखिरकार चीन उसके कब्जे में आ गया तो उसने वहां के आलिमों, ताजिरों और इंजीनियरों को काम पर लगा लिया ताकि वो इसके लिए दीवारें तोड़ने वाली और पत्थर फेंकने वाली मशीनें बनाएं। इसके अलावा इन्होंने चंगेज खान के लिए बारूद वाले बम भी बनाए। मंगोल एलची सुल्तान मोहम्मद की सल्तनत की सरहद पर पहुंचे। वो तो महज तिजारती मुआहदे करने के लिए आए थे, लेकिन वहां के सूबादार ने इन सब को कत्ल कर दिया। इसके नतीजे में मंगोलों ने इस मुस्लिम मुल्क पर धावा बोल दिया। वो सैलाब की तरह सुल्तान मोहम्मद की सल्तनत पर टूट पड़े। 3 साल तक वो लाविती और शहरों और जमीनों को आग लगाते रहे। इन्होंने सुल्तान मोहम्मद की रियाया में खून की नदियां बहा दी। सिर्फ ऐसे लोग जिंदा बच गए जिनका कोई ऐसा हुनर था जो मंगोलों के काम आ सकता था। इन्होंने आज़रबाईजान और जॉर्जिया से गुजरकर क्वाकाफ के शुमाल में वाक़े मैदानों का रुख करा। रास्ते में इन्होंने उनका सामना करने वाली हर फौज को शिकस्त दी, इनमें रूसी फौज भी शामिल थी। आखिरकार इन्होंने बहरख्ज़र के आर्दिंगरद के पूरे इलाके पर कब्जा जमा लिया। इन्होंने 13 किलोमीटर
8 मील घोड़ों पर सवार तय किए। कई ताकदानों का ख्याल है कि ये तारीख में होने वाली सबसे बड़ी फतह थी। चंगेज खान ने बाद में आने वाले मंगोल हुक्मरानों के लिए मिसाल कायम की। इन्होंने इस मिसाल की नकल करते हुए मशरकी यूरोप पर हमला करना। चंगेज खान का जानिशीन। चंगेज खान की पसंदीदा बीवी ने 4 बेटों को जन्म दिया। तीसरे बेटे का नाम उक्ताई था और उसी को चंगेज खान की मौत पर खाकान बनाया गया, जिन इलाकों पर इसके वालिद ने फतह हासिल की थी। उक्ताई खान ने उनके मकामी सरदारों से खराज वसूल करना। इसके अलावा इसने शुमाली चीन में वाक़े कुन नामी सल्तनत के बाकी हिस्सों पर भी कब्जा जमा लिया। मंगोल अपनी कामयाबी के नतीजे में जल्द ही अशविशत की जिंदगी के आदी हो गए। अपनी दौलत में इजाफा करने के लिए उक्ताई खान ने नए नए इलाकों पर हमला करने का फैसला किया। इसने यूरोप पर हमला करने के साथ साथ जनूबी चीन में वाक़े संग नामी सल्तनत पर भी हमला करना। यूरोप में तो उसने फतह हासिल कर ली, लेकिन संग सल्तनत के ज्यादातर इलाके पर वो कब्जा नहीं जमा सका। यूरोप पर मंगोलों के हमले। 1.5 लाख मंगोल जंगजू यूरोप की तरफ बढ़ने लगे। सबसे पहले इन्होंने दरायुआल्गा के इलाके पर हमला करना, फिर इन्होंने दीगर रूसी शहरों पर चढ़ाई की। मिसाल के तौर पर इन्होंने शहर कईव को राख कर दिया। इसके बाद मंगोलों ने पेशकश की कि अगर उन्हें रूसी शहरों में मौजूद तमाम माल का 10वां हिस्सा दिया जाए तो वो इनको तबाह नहीं करेंगे, लेकिन रूसियों ने लड़ने का फैसला करना। लिहाजा मंगोलों ने पत्थर फेंकने वाली मशीनों के जरिए इन शहरों पर पत्थर, जलता हुआ शोरा और मिट्टी का तेल बरसाया। जब मंगोल उसके बाशिंदों में इस हद तक खूनरेजी करते कि तकरीबन कोई शख्स जिंदा नहीं बचता। मंगोल लश्कर पोलैंड और हंगरी में तबाही मचाते हुए इस इलाके की सरहद पर पहुंचे जो आज जर्मनी कहलाता है। मगरबी यूरोप के लोग इस बात की तवक्को कर रहे थे कि मंगोल उन पर हमलावर होंगे, लेकिन कोई ऐसी बात वाक़ई नहीं हुई क्योंकि उक्ताई खान फौत हो गया। इसलिए तमाम फौजी कमांडर एक नए हुक्मरान को मुंतखब करने के लिए मंगोलिया के दारुल हुकूमत कराकरम वापस लौटे, जो किलोमीटर 4 मील दावर वाक़ था। उक्ताई खान के बेटे कीविक को खाकान के ओहदे के लिए मुंतखब गया। अगला खाकान बना अपने भाई कबलाई खान समेत। इसने जनूबी चीन में वाक़े संग सल्तनत पर हमला कर। इसके साथ साथ मंगोलों के एक और लश्कर ने मगरिब बगदाद को खाक में मिला दिया और शहर दमिश्क को शिकस्त दी। इस वक्त ईसाई मुसलमानों के खिलाफ सलीबी जंग लड़ रहे थे। वो ये देखकर बड़े खुश हुए कि मुसलमानों ने मंगोलों के हाथ शिकस्त खाई है। यहाँ तक कि बगदाद में रहने वाले ईसाई अपने मुसलमान पड़ोसियों को कत्ल करने और उनके घरों को लावटने लगे। अब ऐसा लग रहा था कि मंगोल लश्कर मुसलमान दाहू बर्बाद कर देगा, लेकिन ऐन इस वक्त उन्हें मंगू खान की मौत की खबर मिली। एक बार फिर मंगोल फौज अपने वतन वापस लौटी थी। ताहम जनूबी चीन की जंग में मंगोल लश्कर ने संग सल्तनत के खिलाफ फतह हासिल कर ली। कबलाई खान इस सल्तनत पर हुकूमत करने लगा और आसी युआन का नाम दिया। इसने एक नया दारुल हुकूमत तामीर करना जो आज तक बीजिंग के नाम से मशहूर है। कबलाई खान ने चीन के उन इलाकों पर भी फतह हासिल कर ली जहां संग सल्तनत के हिमायती बाकी थे। इस तरह चीन तकरीबन 370 साल के बाद पहली बार मुत्तहिद हो गया। मंगोल सल्तनत का ज़वाल। मंगोलों की सल्तनत में शिगाफ पड़ने लगे। चंगेज खान की औलाद में से बाज अफराद ताकत आजमाई करने लगे। इसके नतीजे में मंगोल सल्तनत के दीगर हिस्सों में मुख्तलिफ खान हुकूमत करने लगे। इसके अलावा मंगोल उन इलाकों की तहजीबों को अपनाने लगे जिन पर इन्होंने फतह हासिल कर ली थी। चीन में भी कबलाई खान की औलाद एक दूसरे से ताकत आजमाई करने की वजह से अपना इख्तियार खोने लगी। चीनी लोग नाकिस हुक्मरानों, करप्शन और खराज के बोझ से अलिफाख्ता गए थे, लिहाजा इन्होंने एक युआन सल्तनत को खत्म कर दिया। एशिया और यूरोप पर मंगोल एक आंधी की तरह आए, थोड़े ही अरसे के लिए जोरों पर रहे और फिर आंधी की तरह जल्द ही थम गए। इसके बावजूद मंगोलों ने एशिया और यूरोप के नक्शे पर अपना निशान छोड़ दिया। दर हकीकत आज भी मंगोलिया में चंगेज खान को बाबाए कौम ख्याल जाता है।